अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेलमेंट ऑफ प्लेज को डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितनी पार्टीज़ होती हैं और इसके एसेंशियल्स क्या हैं और जो प्लेजर है जिसको पार्टनर कहते हैं उसके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बेलमेंट ऑफ प्लेज को समझने से पहले बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट को नहीं समझा तो पहले बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट को समझ लें, उसके बाद बेलमेंट ऑफ प्लेज को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। और बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। इस लेक्चर को समझने से पहले आप लोग वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इसको समझें। यहाँ पे भी मैं बेलमेंट का थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर किसी पर्सन को कुछ गुड्स हैंड ओवर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर करता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको बेलमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, उसने अपनी शर्ट डिलीवर की बी को जो कि टेलर है, वो शर्ट स्टिच करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक पर्सन यहाँ पे शर्ट डिलीवर कर रहा है दूसरे पर्सन को और यहाँ पे पर्पस क्या है, वो शर्ट स्टिच करवाना। तो जब वो टेलर वो शर्ट स्टिच कर देगा तो वो वापस उसी पर्सन को रिटर्न कर देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अब देख लेते हैं कि जो बेलमेंट ऑफ प्लेज है उसका मीनिंग क्या है। तो ये बेलमेंट ऑफ प्लेज भी बेलमेंट ऑफ कंट्रैक्ट की एक टाइप है, उसकी एक काइंड है। तो जो प्लेज है उसमें भी गुड्स डिलीवर की जाती हैं एक पर्सन को। इसमें भी एक पर्सन गुड्स डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पर्पस होता है वो टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है उसमें एक पर्सन ए है और वो अपनी गाड़ी डिलीवर करता है बी को, प्लेजी को, और वो प्लेजी से 1 लाख लोन लेता है 1 साल के लिए, और वो सिक्योरिटी के तौर पे अपनी गाड़ी प्लेजी के पास रखवा देता है कि मैं 1 साल के अंदर ये लोन पे करके तो अपनी गाड़ी वापस ले लूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें कितनी पार्टीज़ होती हैं। इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, एक प्लेजर और दूसरा प्लेजी। प्लेजर वो पर्सन होता है जो गुड्स डिलीवर कर रहा होता है यहाँ पे जिसने लोन लिया होता है और अपनी कोई भी चीज़ जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे प्लेजी के पास रखवाई होती है, उसको प्लेजर कहते हैं। और प्लेजी वो पर्सन होता है जिसको वो गुड्स डिलीवर करके तो उन गुड्स पे लोन लिया गया होता है। उसके बाद इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है वो मूवेबल गुड्स से सिर्फ रिलेटेड होता है, उसमें सिर्फ मूवेबल गुड्स ही प्लेज की जाती हैं। और इन मूवेबल गुड्स में गाड़ी वगैरह आ गई, बाइक वगैरह, कोई भी वैल्यूएबल हमारी सिक्योरिटी वगैरह आ गई या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्री वगैरह होगी, तो ये सारी क्या हैं, ये मूवेबल गुड्स हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है उसमें सिर्फ पोजेशन जो है गुड्स की वो ट्रांसफ़र की जाती है, सिर्फ पोजेशन हैंड ओवर की जाती है प्लेजी को। उसकी जो रियल ओनरशिप होती है गुड्स की वो प्लेजर के पास ही होती है। उसके बाद जो थर्ड इसका एसेंशियल है वो इसमें गुड्स जो डिलीवर की जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे गुड्स डिलीवर की जाती हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि ए जो है वो बी को अपनी बी से लोन लेता है 1 लाख रुपया और सिक्योरिटी के तौर पे अपनी गाड़ी उसके पास रखवा देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वो जो गाड़ी डिलीवर की है ए ने बी को, प्लेजी को, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने सिक्योरिटी के तौर पे उसको डिलीवर की है। तो ये 3 इसके एसेंशियल्स हैं। अब इसके राइट्स देख लेते हैं प्लेजर के। जो इसका फर्स्ट राइट है वो राइट टू रिडीम द गुड्स है, जो कि सेक्शन 177 में बताया गया है। रिडीम का यहाँ पे मतलब है रीगेन करना, आज़ाद करवाना या दोबारा हासिल करना वगैरह। जब प्लेजर
जो भी अमाउंट लोन की अमाउंट है या फिर डेट की अमाउंट है वो प्लेजी को वापस कर देता है, जो भी फिक्स्ड टाइम होता है उस टाइम के अंदर अंदर। तो फिर प्लेजर का ये राइट है कि जो उसने गुड्स प्लेज करवाई थी प्लेजी के पास, वो उनको रिडीम करवा सकता है, उनकी पोजेशन को दोबारा जो है वो हासिल कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर ए जो है वो बी से लोन लेता है 1 साल के लिए और उसके पास अपनी गाड़ी रखवाता है एज अ सिक्योरिटी। तो जब वो 1 साल के अंदर अंदर लोन पे कर देगा ए, तो फिर वो उसका राइट बनता है कि वो प्लेजी से अपनी गाड़ी जो है वो उसकी पोजेशन वापस ले सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर प्लेजर जो है वो जो भी फिक्स्ड टाइम था डेट पे करने का, उस फिक्स्ड टाइम में डेट पे नहीं करता, उसके बाद अगर पे करता है तो फिर भी उसके पास राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को रिडीम करवा सके। और ये राइट तब तक उसके पास होगा जब तक जो प्लेजी है उसने वो गुड्स सेल ना कर दी हों। उन गुड्स को सेल करने से पहले पहले उसके पास राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को रिडीम करवा ले। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए है वो लोन लेता है बी से और अपनी गाड़ी सिक्योरिटी के तौर पे रखवाता है 1 साल के लिए, और 1 साल के अंदर अगर वो लोन पे नहीं करता, 1 साल गुजर गया हुआ है। अब यहाँ पे अगर जो प्लेजी है वो अपने डेट की अमाउंट रिकवर करने के लिए उसकी कार को अगर सेल करने की कोशिश करता है, तो उस सेल से पहले पहले अगर वो आके तो पेमेंट कर देता है अपने डेट की प्लेजर, तो फिर उसके पास राइट होगा कि वो रिडीम करवा सकता है अपनी गुड्स की। उसके बाद जो तीसरी बात बताई गई है इस सेक्शन में, अगर प्लेजर जो है वो विद इन फिक्स्ड टाइम अपना डेट पे नहीं करता, प्लेजी को उस डिफ़ॉल्ट कर जाता है और जो भी फिक्स्ड टाइम है उसके बाद अगर पे करता है आके, तो उस फॉल्ट की वजह से जो भी प्लेजी को एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह बर्दाश्त करने पड़े हैं उस कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज से, वो एडिशनल एक्सपेंसेस भी पे करेगा जो प्लेजर होगा। उसके बाद जो दूसरा राइट है इसका, वो राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ सेल है। अगर प्लेजर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो जो भी फिक्स्ड टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर प्लेजी को डेट की अमाउंट पे नहीं करता, तो जो प्लेजी है वो अगर उसकी गुड्स को सेल करके तो अपनी डेट की अमाउंट रिकवर करना चाहता है, तो यहाँ पे जो प्लेजी है उसकी ये ड्यूटी है कि वो एक रीज़नेबल नोटिस दे प्लेजर को। और अगर उस नोटिस के बाद भी प्लेजर डेट की अमाउंट पे नहीं करता, तो फिर उसकी प्लेजर की जो भी गुड्स प्लेज की गई हैं उनको वो सेल करे। तो ये प्लेजर का राइट है कि वो प्लेजी वो उसकी गुड्स जो प्लेज की गई हैं उनको सेल करने से पहले उसको एक रीज़नेबल नोटिस दे। इसका जो थर्ड राइट है वो क्लेम ऑफ इंक्रीज़ है। जो प्लेजर है अगर उसने कुछ गुड्स प्लेज करवाई हैं बी को, जो कि प्लेजी है, तो उसकी गुड्स से जो भी प्लेजी को प्रॉफिट होगा या फिर जो भी उसकी गुड्स से इंक्रीजमेंट होगी, वो सारी की सारी प्लेजर का ये राइट होगा कि वो उनको वापस जो है वो ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेजर है उसने कुछ जानवर प्लेज करवा के तो उस पर कर्ज़ लिया बी से, प्लेजी से। अब उसके जानवरों ने कुछ बच्चे वगैरह भी दिए होंगे। अब जो उसने उन जानवरों के बच्चे वगैरह होंगे, जानवरों के साथ साथ उन बच्चों को भी क्लेम करने का इसके पास प्लेजर के पास राइट होगा। उसके बाद इसका जो फोर्थ राइट है वो रिकवरी ऑफ डैमेजेस है। अगर प्लेजर ने कुछ गुड्स प्लेज करवाई हैं बी को, और जो प्लेजी है उसने वो गुड्स अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर दी हैं जो कि सेपरेट भी नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से जो भी उसको लॉस वगैरह होगा प्लेजर को, तो प्लेजर उनको रिकवर करने का, डैमेजेस रिकवर करने का उसका ये राइट होगा। इसकी ड्यूटीज़ देख लेते हैं। जो प्लेजर है इसकी फ़र्स्ट ड्यूटी है कि जो भी उसने डेट वगैरह लिया है प्लेजी से उसको पे करे, जो भी विद प्रिस्क्राइब टाइम है उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर।
उसके बाद सेकंड इसकी ड्यूटी है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आए हैं प्लेजी ने जो बेयर किए हैं उसकी गुड्स को अपनी पोजेशन में रखने के लिए और उनकी टेक केयर वगैरह करने के लिए जो भी उसको एक्सपेंसेस आए हैं प्लेजी को वो सारे एक्सपेंसेस भी पे करे, जो कि अंडर सेक्शन 175 में बताए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं प्लेजी के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।